डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, यह वीडियो कक्षा 10 एमपी बोर्ड क्लास 10th के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम करने वाले हैं इंग्लिश का कंप्लीट सॉल्यूशन। ठीक है, यह वीडियो एमपी बोर्ड यानी कि जो क्लास 10th में अभी हैं उनकी जिनकी एग्ज़ाम है 19 फरवरी को, इंग्लिश का पेपर है उनका। ठीक है, 19 फरवरी को, तो उनके लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम करने वाले हैं हाई स्कूल एग्जामिनेशन सब्जेक्ट इंग्लिश का कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन। ठीक है, यह वीडियो आप जरूर देखें और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें। और यकीन मानिए, अगर आपने इस वीडियो को कंप्लीट वॉच कर लिया तो 75/75 की मैं गारंटी देता हूं आपको। ठीक है, एक दो पेपर सॉल्यूशन और मैं बना दूंगा ताकि आपको आसानी होगी। नंबर ऑफ क्वेश्चन 16, और बिना किसी टाइम को बर्बाद किए चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहला आपका पता है, आपको पैसेज पूछा जाता है आपका 5 मार्क्स का। ठीक है, तो देखिए मैं आपको पहले तो एक चीज़ बताता हूँ कि देखिए पहले आता है आपका 5 मार्क्स का पैसेज, फिर अगेन आता है 5 मार्क्स का पैसेज, देन अगेन आता है आपका 4 मार्क्स का पैसेज नोट मेकिंग समरी मेकिंग का। ठीक है, देन अगेन 3 मार्क्स का एक्सट्रैक्ट पूछा जाता है, अगेन 3 मार्क्स का। तो ये तो इतने तो आपके पैसेज ही पूछे जाते हैं, यानी कि 5, 10, 14 और 14 और 6 20। तो 20 मार्क्स तो आपको देख देख के लिखने हैं। मतलब बच्चा अगर ये कहता है कि सर मैं इंग्लिश में फेल हो जाऊं, तो ये बात मुझे बिल्कुल ही एक बेवकूफ़ी भरी बात लगती है, क्योंकि 20 मार्क्स तो आपको फ्री फंड के मिल रहे हैं कि 20 में से आपको पेपर में से देख के लिखना है केवल आंसर। ठीक है, तो चलिए ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, आपको मैं बताऊँगा तरीके भी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं बिना किसी टाइम को बर्बाद किए। तो अगर आपने चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ऐसा ही वीडियो मैं बनाता रहूँगा और पेपर छापता रहूँगा। आपने देखा होगा किस प्रकार से मैंने हिंदी जो आपका पहला पेपर था, देन संस्कृत और मैथ्स में तो मैंने किस प्रकार से 75/75 पूरा का पूरा ही छाप दिया। ठीक है, मैथ्स में तो 100% तीनों पेपर में छापा है वैसे, लेकिन मैथ में तो विदाउट एनी ऑप्शन चेंज ही छाप दिया है। आपने पीछे डेमो भी देख लिया होगा। ठीक है, तभी आप मेरे चैनल पे आए होंगे। चलिए तो शुरू करते हैं बिना किसी टाइम को बर्बाद किए। सेक्शन है आपका रीडिंग का होता है। तो सबसे पहले जो आपका पैसेज दे रखा है, देखिए आप केयरफुली इसको 2 से 3 बार पढ़िए, पैसेज को हड़बड़ाइए मत, आपके पास इंग्लिश में सफिशिएंट टाइम होता है। ठीक है, तो पैसेज को अगर भले आप लास्ट में करना चाहे तो लास्ट में भी कर सकते हैं। पहले जो आपको क्वेश्चन आंसर और जो लेटर वगैरह सेक्शन सी वगैरह याद हो उनको कीजिए, लास्ट में पैसेज को कर दिए एक बार, 2 से 3 बार इसको पढ़िए, पूरा समझिए, देन आपको आंसर दीजिए। ठीक है, नहीं तो आप इसमें ही आपको शुरू स्टार्टिंग पेपर में ही आप जैसे ही आपका पेपर स्टार्ट हो और इसमें आप उलझ जाएं और टाइम बर्बाद करते जाएं, ठीक है, तो वो ऐसा आपको काम नहीं करना है। सबसे पहले आपको जो याद हो वो कीजिए, और पैसेज को आप लास्ट में कर सकते हैं। 2 से 3 बार इसको कंप्लीट पढ़िए, अच्छे से समझिए और देन आपको आंसर देने हैं। चलिए तो इस पैसेज को अपन रीड कर लेते हैं। व्हेन अलेक्जेंडर फ्लेमिंग वाज 16, तो देखिए जब वो 16 साल का था, ही हैड टू वर्क हिज अर्निंग फॉर लिविंग, यानी कि उसको पैसे उसके जीवन के लिए पैसे कमाने थे। ही फाउंड अ जॉब इन शिपिंग ऑफिस इन लंदन, उसको लंदन में जॉब मिल गई थी। द वेजेस वर स्मॉल, तो इस प्रकार से आप कंप्लीट इसको पढ़ लीजिए। इट वॉज सून डिस्कवर्ड दैट द स्टडी यंग मैन फ्रॉम स्कॉटलैंड का वो रहने वाला था, वाज फाइंड शूट ए वेरी गुड स्विमर, उसकी स्विमिंग हॉबी थी। ठीक है, तो इस प्रकार से आप कंप्लीट इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए आंसर की ओर बढ़ते हैं। वो इस वैसे आप इसके आंसर भी देख सकते हैं, लेकिन मैं आपको फिर भी बता देता हूँ। चलिए पहला जो क्वेश्चन पूछा है वो पूछा है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग वाज फॉन्ड ऑफ, तो देखिए वो काय का शौकीन था। तो मैंने अभी आपको बताया ही सही कि यहाँ पे लिखा है फ्रॉम स्कॉटलैंड वाज अ फाइन शॉर्ट एंड वेरी गुड स्विमर, वो उसको स्विमिंग का बहुत शौक था। ठीक है, तो इसको तैरने का बहुत शौक था। तो इसका कंप्लीट जो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, स्विमिंग, यानी कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। लाइन टू लाइन मिलेंगे, देखिए बिल्कुल इजी पैसेज आता है, ज़्यादा आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए ही हैड टू वर्क टू अर्न हिज लिविंग व्हेन ही वाज, तो देखिए पहली लाइन में लिखा है कि व्हेन अलेक्जेंडर फ्लेमिंग वाज 16, यानी कि वो 16 साल का था जब। ठीक है, तो उसको 16 ईयर्स की एज में काम चाहिए था। तो ये क्वेश्चन में यही पूछा है कि हैड टू वर्क अर्न हिज लिविंग व्हेन ही वाज 16, तो देखिए टीन्स यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि देखिए जो आपकी 13 से 19 की जो एज होती है इसी को कहते हैं टीन एज, यानी कि किशोर अवस्था। ठीक है, तो इस यहाँ पे दे रखा है ऑप्शन इज टीन। 20s होगा नहीं, क्योंकि ये 20 साल की उम्र हो जाती है। 30s यानी कि 30, 40s यानी कि 40, तो ये बिल्कुल नहीं होगा कोई सा भी आंसर। टीन्स इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आने वाला है, ए ऑप्शन। ठीक है, चलिए व्हाट इन्फ्लुएंस अलेक्जेंडर फ्लेमिंग डिसीजन टू लीव हिज जॉब एट द शिपिंग ऑफिस, तो देखिए उसने जो लास्ट में जॉब क्यों छोड़ दी थी, क्योंकि ए रिलेटिव की डेथ हो गई थी, वहाँ पे उसकी मृत्यु हो गई थी उसके रिलेटिव की, इसलिए उसने जॉब छोड़ दी थी। आप पैसेज को कंप्लीट पहले पढ़िए और फिर आप लगा सकते हैं। यहाँ पे मैं पूरा समझा नहीं सकता क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ठीक है, और आपका भी फालतू ही टाइम वेस्ट होगा। इससे आपकी क्या होगी, आपकी रीडिंग जो
स्टेबिलिटी है वो भी आपकी बढ़ेगी, रीडिंग कैपेसिटी, ठीक है, और आप इसको करेक्ट आंसर दे पाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। व्हाट डज अनइंटरेस्टिंग मीन्स इन द कंटेक्स्ट ऑफ अलेक्जेंडर जॉब एट द शिपिंग ऑफिस। तो देखिए वो अनइंटरेस्टिंग का मतलब क्या है, वो जो उसकी जॉब थी तो वो बिल्कुल ही बोरिंग थी, ठीक है। तो ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अनइंटरेस्टिंग मतलब जिसमें आपकी रुचि ना हो, मतलब बोरिंग, ठीक है। चलिए अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ज्वाइंड फॉर हिज मेडिकल ट्रेनिंग। तो देखिए यहाँ पर स्पष्ट लिखा है, मैं आपको पैसेज में दिखा देता हूँ यहाँ पे। सो ही ज्वाइंड सेंट मेरी हॉस्पिटल स्कूल, उसने ज्वाइन किया था। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, सेंट मेरी हॉस्पिटल, यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपके कंप्लीट आपको पैसेज पहले पढ़ना है और उसको आपको आंसर देना है। बिल्कुल इजी पेपर आता है, कोई दिक्कत आपको लेने की जरूरत नहीं है, इसी इजी पैसेज पूछा जाता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपको क्वेश्चन मिलेंगे नहीं, लाइन टू लाइन आपको मिल जाएंगे इजीली, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट पैसेज की ओर पढ़ते हैं। देखिए ये भी पैसेज बिल्कुल ईजी है, अब यहाँ पे इसको ज़्यादा पढ़ेंगे नहीं। वेजिटेबल ऑयल हैज़ बिन नॉन फ्रॉम एंटिक, यानी कि प्राचीनता से ही वेजिटेबल ऑयल को जाना जाता है। ये ऑयल्स के बारे में दे रखा है, यानी कि जो आपके तेल होते हैं अलग अलग टाइप के, जैसे कि आपका कुकिंग ऑयल होता है, वेजिटेबल एंड एनिमल ऑयल होता है, ठीक है। अलग अलग ऑयल, मिनरल ऑयल होता है, ठीक है। अलग अलग प्रकार के जिनको अपन यूज़ करते हैं एरोप्लेन्स में, वारशिप मोटर में कौन सा यूज़ करते हैं अपन, मिनरल ऑयल यूज़ करते हैं वहाँ पे, ठीक है। और सब्जी पकाने के लिए हम कुकिंग ऑयल का यूज़ करते हैं, अलग अलग होते हैं। इनके बारे में ये दे रखा है पैसेज, आप कंप्लीट इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए तो व्हाट इज द प्राइमरी यूज ऑफ वेजिटेबल ऑयल अकॉर्डिंग टू द पैसेज। मैंने अभी बताया कि वेजिटेबल ऑयल का क्या यूज है, तो कुकिंग हो जाएगा। बिल्कुल इजी क्वेश्चन, ठीक है। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। विच टाइप ऑफ ऑयल ऑफन रिफर्ड बाय द पॉलिटिशियंस एंड इंजीनियर्स। तो देखिए बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, यहाँ पे मिनरल ऑयल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, देखिए लाइन टू लाइन आपको मिलेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपके आंसर टिक कर सकते हैं। वाई डू यू बिग शिप्स नाउ बर्न ऑयल इंस्टेड। तो देखिए बिल्कुल इजी क्वेश्चन है सारे के सारे, ठीक है। इसमें आपका जाएगा बिकॉज इट इज यूज फॉर लुब्रिकेंट, सारे के सारे इजी हैं, आप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये अगेन पैसेज आता है, ठीक है। ये पूछा जाता है, आपका नोट्स और समरी बनानी रहती है, तो 4 नंबर का पैसेज आता है। एक तो लिखना होता है आपको टाइटल 1 नंबर का, और 3 नंबर के होते हैं इसमें नोट्स, ठीक है। ये बिल्कुल आप इजीली कर सकते हैं। इसमें जिसकी अधिकतम जो रिपीटेशन होती है, जो बार बार इसमें बोला जाता है, जिसके बारे में पैसेज होता है, वही आपका टाइटल हो जाता है एक वर्ड का। और नोट्स आप मेन पॉइंट छाँट छाँट के लिख सकते हैं, तो आपके नोट्स हो जाते हैं, ठीक है। चलिए तो इसमें एक बार देख सकते हैं आपके व्हेन प्लानिंग टू गो ऑन अ वेकेशन द टेंडेंसी इज टू मेक श्योर दैट द ट्रेवल प्लान्स आर हैजी, ठीक है। तो ये बिल्कुल दे रखा है कि वेकेशन की जो प्लानिंग होती है, हॉलीडेज होते हैं, तो आप बिल्कुल इसका टाइटल लिख सकते हैं वैकेशन, ठीक है। वैकेशन इसका आप टाइटल लिख सकते हैं वैकेशन, या फिर लिख सकते हैं आप प्लानिंग टू गो वैकेशन, ठीक है। इतना बड़ा मत लिखिए, वैसे वैकेशन इसका करेक्ट जो टाइटल है वो हो जाएगा, ठीक है। आप नोट्स लिख सकते हैं मेन पॉइंट यहाँ से छाँट छाँट के, जैसे कि ग्रेटेस्ट हॉलीडेज करके लिख सकते हैं, ग्रेटेस्ट हॉलीडेज। फिर लिख सकते हैं आप कैसे इनको एंजॉय कर सकते हैं, तो ऑन फुट, आई एम नॉट, ये वाले लिख सकते हैं। ट्रेन जर्नी, टैक्सी ड्रॉप, ये आप लिख सकते हैं, बिल्कुल ईजिली आप कर पाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेक्शन बी, यहाँ से आपका जो एप्लीकेशन लेटर वगैरह आते हैं वो यहाँ पे पूछे जाते हैं, ठीक है। You are Nishi studying in government's girls higher secondary school Morena. Write an application to principal requesting him to issue books from book bank. तो बिल्कुल आप इजीली इसको कर सकते हैं। देखिए मैं आपको एक तो सजेस्ट करूँगा कि आप बुक बैंक की बिल्कुल इसको कंठस्थ याद कर ले, बुक बैंक वाली, ठीक है। ये बिल्कुल आईएमपी है, पेपर में पूछी जाती है। दूसरी है आप एसएलसी वाली भी करें, स्कूल लिविंग जो सर्टिफिकेट है, ठीक है। ये वाली दोनों आप बिल्कुल याद करके रखें, ये दोनों बिल्कुल हर बार परीक्षा में पूछी जाती हैं, ठीक है। तो आप बुक बैंक वाली बिल्कुल लिख सकते हैं कि टू द प्रिंसिपल ऐसा वैसा, और लिख सकते हैं कि आई एम माई फादर इज़ अ पुअर फार्मर, ऐसा वैसा, सो ही कैन नॉट बाई बुक्स फ्रॉम बुक बैंक, सो आई रिक्वेस्ट यू टू गिव या इशू बुक्स फ्रॉम बुक बैंक, ऐसा करके आप लिख सकते हैं। बिल्कुल इजीली आपको मार्क्स मिल जाएंगे। आप लेटर भी कर सकते हैं। देखिए लेटर भी बिल्कुल इजी है कि यू आर दीपक दीप्ति, इस कॉलोनी में आप रहते हैं। राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड इन्वाइटिंग हिम टू अटेंड योर यंगर ब्रदर्स बर्थडे पार्टी। आपके छोटे भाई की बर्थडे है और उसके लिए आप पार्टी दे रहे हैं, तो आप बिल्कुल इजीली इनको इन्वाइट कर सकते हैं। आप लिख सकते हैं कि आई एम वेल हियर एंड आई होप सेम फॉर द यू एंड अदर मेंबर्स ऑफ द फैमिली, यानी कि मैं यहाँ पर कुशल हूँ और आशा करता हूँ कि आप भी सब वहाँ कुशल होंगे। फिर आप लिख सकते हैं कि आई एम ग्लैड टू इन्फॉर्म यू दैट माई यंगर ब्रदर बर्थडे इज गोइंग टू बी हेल्ड ऑन 19 जनवरी, कुछ भी आप डेट डाल सकते हैं। सो यू हैव टू कम ऑन टाइम, ऐसा वैसा लिख सकते हैं आप। एंड योर फैमिली आल्सो कम ऑन टाइम, ऐसा वैसा आप बिल्कुल इजीली कर पाएँ। आपको याद भी नहीं हो तो आप बिल्कुल ही चिंता मत लीजिए। आप देखिए इतना तो आप 10th में हैं, तो इतने मेच्योर तो हैं कि आप थोड़ा बहुत तो इंग्लिश में जानते होंगे इसके बारे में, तो बिल्कुल
बिल्कुल आप इजीली कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप रट के जाएं या इन्हीं के भरोसे जाएं कि यही आएंगे तो हम इनको कर जाएं, रट जाएं। नहीं, अगर वहाँ पे कोई आउट भी आता है तो बिल्कुल आप इजीली लिख सकते हैं। ठीक है, लैंग्वेज इंग्लिश इतनी भी डिफिकल्ट नहीं होती, जितना बच्चे समझते हैं, तो बिल्कुल आप इजीली कर पाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राइट एन ऐसे ऑन वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स ऑन 150 वर्ड्स। देखिए कोई बड़ी बात नहीं, 100-150 वर्ड्स यानी कि एक पेज आपको कंप्लीट लिखना है, बिल्कुल इजीली आप कर सकते हैं। ठीक है, वंडर ऑफ साइंस के भरोसे बैठे रहते हैं बच्चे। ये देखिए वंडर ऑफ साइंस तो है ही सर, ये तो सबको याद ही होता है, लेकिन इसके अलावा भी कोई सा याद कीजिए। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि गेम्स एंड स्पोर्ट्स वाला बिल्कुल याद कीजिए। इसके अलावा अगर वंडर ऑफ साइंस के अलावा यही पूछा जाता है हर बार, ठीक है, तो इसके भरोसे ना बैठे रहें, कोई दूसरा भी याद करें। ठीक है, बिल्कुल इजीली आप कर सकते हैं। उसको पूरा आर्टिकल के रूप में लिखना है आपको, रिपोर्ट के रूप में। आप भले ही ये जो रूपरेखा होती है हिंदी में जिनको अपन बोलते हैं आउटलाइंस, इंग्लिश में सॉरी, तो आउटलाइंस वगैरह मत लिखिए, पॉइंट में मत लिखिए, आप पूरा एज इट इज़ आपकी जो कॉपी का पेज होता है उसमें एक पैसेज के रूप में लिख दीजिए, आपको बिल्कुल इजीली मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, पैसेज के रूप में आप लिख सकते हैं लाइन टू लाइन, तो 5 मार्क्स आपको इजीली मिल पाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो इसके और में आता है पैराग्राफ। देखिए वही बात है, पैराग्राफ या फिर ऐसे एक ही चीज़ होती है। ठीक है, तो पैराग्राफ आपको लिखना है, इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश वाला लिख सकते हैं आप, इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज, ऐसा कुछ लिख सकते हैं कि एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा है, इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड, ये पूरे विश्व में बोली जाती है। ठीक है, देयर आर मेनी यूज़ ऑफ इंग्लिश इन कोर्ट्स वगैरह में इसके यूज़ होते हैं, तो बिल्कुल आप इजीली बोल पाएंगे। ठीक है, इंग्लिश स्पोकन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस एरा, इस युग में इंग्लिश बोलना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ये बिल्कुल आप इजीली कर पाएंगे। इंपॉर्टेंस इंग्लिश भी याद रखें, ठीक है, बिल्कुल इजीली आप इसको याद कर पाएंगे। कुछ लाइन याद कर लीजिए, कुछ आप मन से लिख सकते हैं। ठीक है, आपको पता ही है इंग्लिश का डेली टू डेली लाइफ यूज़ बिल्कुल आप कर सकते हैं। ठीक है, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है पूछा गया है, ऑन द बेसिस ऑफ द पिक्चर गिवन राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ। तो देखिए ट्रीज़ के बारे में बताया गया है कि ट्रीज़ की क्या इंपॉर्टेंस होती है, तो बिल्कुल आप ट्रीज़ के बारे में लिख सकते हैं कि ट्रीज़ आर बून ऑफ नेचर, यानी कि ये जो प्रकृति है उसका वरदान होते हैं। ठीक है, ट्रीज़ प्रोवाइड अस, क्या क्या प्रोवाइड करते हैं, तो आप सूची बना के लिख सकते हैं कि ट्रीज़ प्रोवाइड अस क्या प्रोवाइड करते हैं, ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, फ्रूट्स प्रोवाइड करते हैं, मेडिसिन प्रोवाइड करते हैं, वुड यानी कि लकड़ी प्रोवाइड करते हैं अपने को, रबड़ वगैरह जो प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, और हमारे द्वारा भी इनको हेल्प होती है, क्योंकि हम जो कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव करते हैं, जो हमारे द्वारा छोड़ी जाती है कार्बन डाइऑक्साइड, वो ये ग्रहण करते हैं। ठीक है, तो ये आप लिख सकते हैं लाइन। ठीक है, और लिख सकते हैं आप कि कूल आवर हाउसेज, ये हमारे घरों को ठंडा रखते हैं, छाँव देते हैं हमें, समर में हमें ये छाँव देते हैं, ऐसा आप लिख सकते हैं। शेड देते हैं, ठीक, शेड यानी कि छाँव देते हैं समर में। ठीक है, बिल्कुल इजीली आप कर सकते हैं। सो लास्ट में आप ये लाइन लिख सकते हैं कि प्लांट ए ट्री सेव अर्थ, यानी कि पौधे लगाइए और धरती को बचाइए। बिल्कुल इजीली आपको 3 मार्क्स का है। देखिए आप अगर 50 से 60 लाइन लिखेंगे, 60 शब्द लिखेंगे, 10 लाइन बहुत होगी, तो इसके लिए आप 3 मार्क्स बिल्कुल आपको इजीली मिल जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है सेक्शन सी ग्रामर कंप्लीट। इसका एक वीडियो ऑलरेडी चैनल पे डला हुआ है, आपने अगर वो नहीं देखा हो तो वो जरूर देखिए। यहाँ पे मैं इनके आंसर कंप्लीट आपको समझा के बता देता हूँ। देखिए फिल इन द ब्लैंक्स एनी 5 पूछे जाते हैं, लेकिन मैं सातों के सातों बता देता हूँ। चलिए पहला जो क्वेश्चन है, हरी अप, वी हैव नॉट गॉट टाइम। तो देखिए हमारे पास इतना काफ़ी समय नहीं है, तो देखिए टाइम के लिए मैनी तो होगा नहीं, क्योंकि मैनी होता है काउंटेबल नाउन्स के लिए। ठीक है, यानी कि मैनी तो यहाँ पे होगा नहीं। अब बचे 2 ऑप्शन, लिटिल और मच। तो देखिए इनमें से कौन सा करेक्ट होगा, इसमें से करेक्ट होगा मच। लिटिल यहाँ पे क्यों नहीं होगा, देखिए लिटिल पहले ही, लिटिल का मतलब क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। लिटिल वैसे लगता है अनकाउंटेबल नाउन्स के लिए, तो टाइम अनकाउंटेबल है तो बिल्कुल लग सकता है, लेकिन लिटिल का मतलब होता है ना के बराबर। ठीक है, ना के बराबर। ठीक है, ना के बराबर इसका मतलब होता है। अब यहाँ पे देखिए पहले ही दे रखा है नेगेटिव सेंटेंस कि वी हैव नॉट गॉट इनफ टाइम, यानी कि मच टाइम, तो हमारे पास पहले ही टाइम नहीं है, तो हमारे पास ना के बराबर यानी कि 2 बार इसकी रिपीटेशन हो जाएगी, इसलिए आप लिटिल यहाँ पे नहीं कर सकते। अगर यहाँ पे होता वी हैव गॉट डैश टाइम, तो आप बिल्कुल लिटिल वहाँ पे लगा सकते थे, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव ऑलरेडी दे रखा है, इसलिए यहाँ पे लिटिल का उपयोग नहीं करेंगे। तो यानी कि एक बात हमें आज सीखने को मिली कि जिस सेंटेंस में अगर नेगेटिव हो तो उसमें हम लिटिल का उपयोग नहीं करेंगे, अगर पहले से ही वो नेगेटिव हो, और अगर सेम काउंटेबल हो तो वहाँ पे हम फ्यू का यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, ये वाली बात आपको मैंने बता दी है। अगर बात अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, ऐसे ही ट्रिक्स पाने के लिए। तो इसमें करेक्ट आंसर क्या जाएगा, मच। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा कि जल्दी करो, हमारे पास इतना काफ़ी समय नहीं है। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया है
एवरी ईयर 1000 ऑफ पीपल डाई डैश कैंसर। तो देखिए डाई के साथ आपकी जो फिक्स प्रीपोजिशन आती है, अगर आप कोई किसी बीमारी से मर जाएं तो डाई के साथ वहाँ पे ऑफ आपको लगाना है, ठीक है। डाई ऑफ कैंसर, डाई ऑफ मलेरिया, डाई ऑफ स्वाइन फ्लू, डाई ऑफ कोरोना, ऐसे अगर कोई सी बीमारी से आप मर जाएं, मृत्यु हो जाए किसी की, तो वहाँ पे आपको डाई के साथ ऑफ प्रीपोजिशन लगाना है। बिल्कुल आप इसको ध्यान रखिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे फ्रॉम लगाते हैं जो कि बिल्कुल ही गलत है। डाई के साथ फिक्स प्रीपोजिशन आती है, अगर आप बीमारी से मरे तो वहाँ पे आती है ऑफ प्रीपोजिशन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, माई फादर इज डैश टीचर। तो देखिए मेरे पिताजी कैसे टीचर हैं। तो अब ये देखिए रिटायरिंग तो होगा नहीं क्योंकि वो रिटायर हो रहे हैं, बिल्कुल गलत बात है। रिटायर का कोई सेंस नहीं बनता, रिटायर्ड क्योंकि वो हो चुके हैं, ठीक है। रिटायर्ड इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा क्योंकि ये एक एडजेक्टिव होगा, रिटायर्ड, ठीक है, ये एडजेक्टिव होगा, इसलिए टीचर एक नाउन होगा तो एडजेक्टिव यहाँ पे आएगा, नाउन से पहले एडजेक्टिव आता है, ठीक है। तो रिटायर्ड इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वी डैश वियर मार्क्स इन क्राउडेड प्लेसेस, यानी कि भीड़ भाड़ वाली जगह में हमें क्या पहनने चाहिए, मार्क्स पहनने चाहिए। तो एक सलाह दे रहा है, तो शुड इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। यूज्ड होगा नहीं क्योंकि यूज्ड के पीछे टू आता है, तो यहाँ पे हमें टू दिख नहीं रहा है। आउट होगा नहीं क्योंकि इसके पीछे भी टू आता है, तो यहाँ पे हमें टू दिख नहीं रहा है, ठीक है। यूज्ड तो वैसे होगा ही नहीं क्योंकि सलाह नहीं देता है, आउट एक सलाह देता है, लेकिन अगर यहाँ पे टू होता तो हम बिल्कुल ये लगा देते, लेकिन टू यहाँ पे है नहीं, इसलिए क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, शुड इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आने वाला है। चलिए ही इज़ एन अमेरिकन बट हिज वाइफ इज डैश यूरोपियन। तो देखिए आर्टिकल मैं आपको कंप्लीट समझा देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, थोड़ा सा आपका समय लूँगा, लेकिन आपका 1 मार्क्स में यहाँ से बिल्कुल ही करेक्ट कर दूंगा। देखिए अगर हिंदी प्रोनाउंसिएशन में अगर आ से आह तक आए, ठीक है, हिंदी में पढ़ के देखिए उसको, अगर आ से आह तक किसी वर्ण का उच्चारण हो तो वहाँ पे लगाएंगे आप एन, क्या लगाएंगे, एन। और अगर का से ज्ञा तक कोई उच्चारण हो तो वहाँ पे लगाएंगे आप ए, ठीक है। चलिए इंग्लिश से यहाँ पे फर्क नहीं पड़ता, ए ई आई ओ यू वोवेल्स कंसोनेंट का कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे देख लेते हैं, यूरोपियन में कैसा साउंड आ रहा है, यू रो पी या न। तो देखिए पहला वर्ड है यू, अब यू काई के बीच में स्थित है, का से ज्ञा के बीच में स्थित है, तो का और ज्ञा के बीच में क्या आता है, ए आता है, ठीक है, इसके लिए ए आता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार मैं कुछ वर्ड नोट डाउन कर देता हूँ जो आपको हेल्प करेंगे परीक्षा में। देखिए पहला है ऑनेस्ट, ये बिल्कुल हर बार परीक्षा में पूछा जाता है, ऑनेस्ट, ठीक है। यहाँ पे इसको बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं हॉनेस्ट, लेकिन गलत है, इसको पढ़ते हैं ऑनेस्ट। क्या पढ़ते हैं, ऑनेस्ट, इसमें एच साइलेंट होता है। तो ऑनेस्ट के अकॉर्डिंग आ से ओ, आहा के बीच में आया ओ, तो इसके लिए एन लग जाएगा, ठीक है। चलिए इसी प्रकार से बहुत सारे बार प्रश्न पूछा जाता है कि एम एल है, माई ब्रदर्स इज डैश एम एल है। तो यहाँ पे एम के अकॉर्डिंग बहुत सारे बच्चे क्या कर देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत होता है, क्योंकि अगर हम एम को पढ़ें तो देखिए एम, तो ए आ गया, आ से आहा के बीच में आ गया ये ए, ठीक है, आ से आहा के बीच में, तो इसके अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, एन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आर्टिकल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और दा का प्रयोग तो बिल्कुल ही अलग होता है, दा सुपरलेटिव डिग्री के साथ आता है, यानी कि बेस्ट हो, अगर ईएसटी किसी शब्द के पीछे लगा हो तो वहाँ पे आप दा लगाएंगे। और दा आता है हेवनली बॉडीज़ के लिए, यानी कि द गंगा, द यमुना, द सरस्वती, द सन, द मून, ये ऐसे सेंटेंस के लिए, ठीक है। तो बिल्कुल आप कर सकते हैं, आर्टिकल का मैंने बता दिया है, ठीक है। एक बार और आप वीडियो को रिपीट कर सकते हैं, या फिर एक अलग से ही मैंने वीडियो बना रखा है कंप्लीट सेक्शन सी का, उसको आप वॉच कर सकते हैं, उसका लिंक जो है कमेंट बॉक्स में मैं पिन कर दूंगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई एम नॉट गोइंग टू ऑफिस एंड आई एम इल, या फिर इसमें पूछा है मतलब कौन सा आएगा, एंड सो बिकॉज। तो देखिए यहाँ पे ये देखिए पहला जो वाक्य ये बोल रहा है, ये दे रहा है आपको जो रीज़न, ठीक है, रीज़न यानी कि कारण बता रहा है कि क्यों, और ये दे रहा है, ठीक है, कंक्लूजन यानी कि निष्कर्ष। तो देखिए अगर ऐसा हो कि मैं ऑफिस नहीं जा रहा हूँ, मैं बीमार हूँ, तो यहाँ पे आएगा बिल्कुल बिकॉज, क्योंकि मैं ऑफिस नहीं जा रहा हूँ क्योंकि मैं बीमार हूँ, तो ये कारण दे रहा है ना, ठीक है। तो ये बिल्कुल इसके लिए क्योंकि आ जाएगा, यानी कि बिकॉज इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए आई ऑफन गो टू मुंबई डैश इट इज़ द कॉमर्शियल कैपिटल ऑफ इंडिया, यानी कि जो मैं हमेशा मुंबई जाता रहता हूँ क्योंकि ये मुंबई जो है भारत की कॉमर्शियल कैपिटल है। तो देखिए जगह के लिए आप याद रखिए जो कि, ठीक है, विच इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। हु होगा नहीं क्योंकि ये पर्सन के लिए आता है, वेयर होगा नहीं क्योंकि एक स्पेशल जगह के लिए आता है, तो विच इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होने वाला है जो कि क्या है, इसको जोड़ेंगे तो ये जो कि मुंबई जो कि भारत की कॉमर्शियल कैपिटल है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, विच इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ गया होगा, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया हो, अगर नहीं आया हो फिर से तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं,
और मैं उसको एक बार फिर से समझा दूंगा। चलिए, डू एज डायरेक्टेड जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। चलिए मैं इनका भी सॉल्यूशन आपको बता देता हूँ। चलिए, पहला क्वेश्चन है मोहित इज़ वेरी वीक, ही कैन नॉट वॉक इजीली, सो दैट से इसको जोड़ना है। तो देखिए आप ऐसा करेंगे, मोहित इज़ वेरी, जो है मोहित तो ऐसा कैसे ही रहेगा, इज़ ऐसा कैसे ही रहेगा, वेरी की जगह आपको लिखना है सो, फिर लिखना है वीक, मोहित जो है इतना कमज़ोर है कि वह चल नहीं सकता। तो फिर वीक के बाद आएगा जो पॉइंट होता है आपका, यानी कि फुल स्टॉप, उसकी जगह आप दैट लगाएंगे और देन ऐसा कैसे ही आप लिख देंगे, दैट ही कैन नॉट वॉक इजीली। इसका क्या मतलब हो गया कि मोहन इतना कमज़ोर है कि वह चल नहीं सकता, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको जोड़ना होता है, मोहित इज सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक इजीली, ठीक है। इस प्रकार से आपको लिखना रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आई डिड माई वर्क ऑन टाइम, चेंज इनटू नेगेटिव में इसको चेंज करना है। तो बिल्कुल ये आईएमपी क्वेश्चन है, हर बार पूछा जाता है, डिड और डू डज वाला। इसमें बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ ताकि आप गलती ना करें। देखिए आई डिड ऐसा का ऐसा ही रहेगा, आई डिड, फिर आएगा नॉट। अब ये देखिए डिड नॉट, ये मैंने ये वाला डिड नहीं लिखा, ये लिखा मैंने पास्ट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, डिड नॉट। अब ये जो डिड है, ये वाला जो डिड है, ये वाला डिड, अब इसको हम करेंगे फर्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट। तो डू की सेकंड फॉर्म होती है डिड, तो आई डिड नॉट डू वर्क ऑन टाइम, ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। बहुत सारे बच्चे क्या गलती करते हैं कि आई डिड नॉट माई वर्क ऑन टाइम इतना लिख देते हैं, लेकिन वो गलत है, जो कि ये डिड नॉट है, ये वाला डिड, ये जो डिड है ये इसका तो डू होगा और एक डिड नॉट पहले ही लगेगा क्योंकि हेल्पिंग वर्ब होती है पास्ट इंडेफिनिट की, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमित एट ऑल द स्वीट्स, तो इसको इंट्रोगेटिव में बदलना है आपको। तो देखिए इसकी हेल्पिंग वर्ब पहले हमको पता करनी है, एट। अब एट कौन सी सेकंड फॉर्म है, ये ईट की, ईट एट ईटन। तो सेकंड फॉर्म किस टेंस में आती है, पास्ट सिंपल टेंस में, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, सबसे पहले आ जाएगा यहाँ पे डिड, ठीक है, डिड। फिर आएगा आपका सब्जेक्ट, तो डिड के बाद आ जाएगा अमित, ठीक है, डिड अमित। अब एट का जो है ये फर्स्ट फॉर्म बन जाएगी, तो डिड अमित ईट आ जाएगा यहाँ पे, डिड अमित ईट। फिर सेम रहेगा ऑल द स्वीट्स, ठीक है, ऑल द स्वीट्स, और लास्ट में लग जाएगा आपका क्वेश्चन मार्क, ठीक है। इस प्रकार से आपको करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ़ यू रन फास्ट यू कैन कैच योर बस, इसको अनलेस से जोड़ना है। देखिए अनलेस होता है एक नेगेटिव सेंटेंस, अनलेस का मतलब होता है जब तक नहीं। कंप्लीट वीडियो बना है, पहले ही सेक्शन सीखा, उसको आप जरूर वॉच करें। यहाँ पे मैं इतना नहीं समझा पाऊंगा क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा। सेक्शन सी का कंप्लीट एक वीडियो बना हुआ है, ठीक है, मैंने बनाया था क्लास 12 का जब इंग्लिश का पेपर था, उनको भी काफ़ी समस्या आ रही थी आपकी तरह, तो उनको बिल्कुल ही फिर वो जब मेरा वीडियो देख लिया उन्होंने, तो 10 के 10 क्वेश्चन वो करेक्ट करके आए। बच्चों ने यही बताया था कि सर आपके वीडियो से 10/10 हम करके आ गए हैं, ठीक है। तो आप भी उस वीडियो को कंप्लीट वॉच करें, ठीक है। यहाँ पे मैं फिर भी आपको बता देता हूँ कि अनलेस का मतलब क्या होता है। अनलेस का मतलब होता है जब तक नहीं, ठीक है, क्या होता है, जब तक नहीं। अब अनलेस वाला जो सेंटेंस होता है उसमें नॉट का प्रयोग आपको नहीं करना होता है, क्योंकि इसमें ऑलरेडी अनलेस का मतलब क्या है, जब तक नहीं करोगे, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे अगर तुम तेज दौड़ोगे तो तुम बस को पकड़ लोगे, ठीक है, बिल्कुल बात है। अब आपको जोड़ना है अनलेस से कि जब तक तुम बस नहीं, जब तक तुम तेज नहीं दौड़ोगे तब तक तुम बस नहीं पकड़ोगे। तो यहाँ पे आपको करना है अनलेस यू रन फास्ट, इफ की जगह आपको अनलेस कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे आएगा यू, अब यहाँ पे ऐसा कैसे ही नहीं लिखना है, आपको कैन नॉट करना है, क्योंकि ये सेंटेंस का मतलब ये अलग चेंज हो गया है ना, कि यू कैन नॉट कैच योर बस। मैं आपको बताता हूँ, देखो कैसे। इसका मतलब था कि अगर इफ़ यू रन फास्ट, कि अगर तुम तेज दौड़ोगे तो बस को पकड़ लोगे, ठीक है। लेकिन आपको अनलेस से जोड़ना था कि जब तक तुम तेज नहीं दौड़ोगे तब तक बस पकड़ लोगे, ये बात तो बिल्कुल जमी नहीं। तो अनलेस यू रन फास्ट यानी कि जब तक तुम तेज नहीं दौड़ोगे तब तक बस को नहीं पकड़ोगे, ठीक है। तो यू कैन नॉट कैच योर बस, इस प्रकार से आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रवि इज माई कजिन, ही इज सिटिंग एट द लास्ट बेंच। तो देखिए इसको रिलेटिव क्लाउज से जोड़ना है। तो देखिए मैं आपको बता देता हूँ 3 चीज़ जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगी कि अगर क्लाउज का क्वेश्चन आए रिलेटिव क्लाउज का तो आप कर पाएंगे। देखिए अगर व्यक्ति हो तो आपको जोड़ना है हु से, अगर जगह हो तो आपको जोड़ना है वेयर से, और अगर कोई थिंग हो, कोई वस्तु हो, तो उसको जोड़ना है आपको विच से। लो, ठीक है, कंप्लीट मैंने बता दिया है। व्यक्ति हो तो हु से, जगह हो तो वेयर से, और अगर कोई वस्तु हो, पेन वगैरह कुछ भी, कॉपी, नोटबुक, कुछ भी, घड़ी वगैरह कुछ भी, तो आपको जोड़ना है विच से। व्यक्ति के लिए हु आएगा और जगह के लिए वेयर आएगा, ठीक है। तो इसको जोड़ देते हैं चलिए फटाफट से, कि रवि मेरा कजिन है जो कि लास्ट बेंच पे बैठा है, इस प्रकार से आपको जोड़ना है। तो रवि इज़ माई कजिन, तो सेम रहेगा। फिर आएगा यहाँ पे हु, अब ही नहीं आएगा क्योंकि ऑलरेडी हम बोल चुके हैं कि रवि इज माई कजिन, इसीलिए तो हम हु लगा रहे हैं। हु का मतलब ही क्या है, वो रवि खुद, ठीक है। तो हु
इज सिटिंग एट द लास्ट बेंच। इस प्रकार से आपको करना है, ठीक है। रवि इज माई कजिन हु इज सिटिंग एट द लास्ट बेंच। इस प्रकार से आपको करना है, ही को डबल नहीं लिखना है। इस प्रकार से आपको क्लाउज से जोड़ना था। चिल्ड्रन रीड बुक्स, तो देखिए इसको पैसिव वॉइस में आपको चेंज करना है। तो सबसे पहले इसको देखिए कौन से ये टेंस में है, तो देखिए ये टेंस में है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, ठीक है। चलिए तो आपका जाएगा यहाँ पे बुक्स, तो ऑब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट बन जाएगा बुक्स। अब बुक्स प्लूरल नाउन है तो बुक्स के अकॉर्डिंग क्या जाएगा, आर, ठीक है, बुक्स आर। अब रीड की थर्ड फॉर्म सेम होती है, रीड रीड रीड, तो रीड यहाँ पे ऐसा डीज रहेगा, बुक्स आर रीड बाय चिल्ड्रन, ठीक है। ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से पैसिव वॉइस इसका बन जाएगा, ठीक है। रीड्स बुक्स आर रीड बाय चिल्ड्रन। लास्ट क्वेश्चन है आपका, द राजधानी एक्सप्रेस अराइव एट द प्लेटफॉर्म। इसको आपको चेंज करना है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। तो देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आपको पता है कि इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हैज़ हैव। हैज़ लगता है सिंगुलर नाउन के लिए और हैव लगता है प्लूरल नाउन के लिए, ठीक है। तो राजधानी एक्सप्रेस यानी कि एक ट्रेन के बारे में बोल रहा है, तो बिल्कुल ये एक किसी नाउन है, सिंगुलर नाउन है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, द राजधानी एक्सप्रेस, फिर यहाँ पे आ जाएगा हैज़, ठीक है, हैज़। और अराइव्ड ऐसा कैसे ही रहेगा क्योंकि थर्ड फॉर्म इसकी सेम रहती है, अराइव, अराइव्ड और अराइव्ड, ठीक है। तो थर्ड फॉर्म यहाँ पे आ जाएगी, तो चेंज हो जाएगा ये प्रेजेंट परफेक्ट में किस प्रकार से, कि द राजधानी एक्सप्रेस हैज़ अराइव्ड एट द प्लेटफॉर्म। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से मैंने आपको कंप्लीट डू एज डायरेक्टेड इसका सॉल्यूशन बता दिया है। अगर आपको फिर भी दिक्कत हो तो आप मुझे बिल्कुल कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं इसका अगेन एक और वीडियो बना दूंगा ताकि आपको बिल्कुल हेल्प होगी। आल्दो एक वीडियो पहले से ही डला हुआ है चैनल पर, ठीक है, ठीक है। तो उसको आप कंप्लीट वॉच करिए, कमेंट सेक्शन में उसकी लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेक्शन डी, जो 4 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं सेक्शन सी में, सेक्शन डी में सॉरी, टेक्स्ट बुक से पूछे जाते हैं, बिल्कुल पार्ट में से पूछे जाते हैं। इनका भी एक स्पेशल वीडियो आ जाएगा कल तक, ठीक है। तो आपको बिल्कुल ही आसानी होगी। तो देखिए पहला क्वेश्चन पूछा गया है, द बेकर्स आर नोन इन गोवा एज। तो देखिए बेकर्स को किस नाम से जाना जाता था गोवा में, आपने पार्ट में पढ़ा होगा, पेडर, यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, पेडर नाम से उनको जाना जाता था, ठीक है। लेंचो कॉल्ड पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज, तो बिल्कुल आपने पढ़ा होगा, ठीक है। लेंचो वाला जो चैप्टर है आपने पढ़ा होगा कि लेंचो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज़ को क्या कहलाता था, ठीक है। तो बंच ऑफ क्रुक्स, ठीक है, ए बंच ऑफ क्रुक्स यानी कि बी ऑप्शन अगेन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। मैं टॉप 50 जो है इसके करा दूंगा आपको, तो उन्हीं में से आएगा, बिल्कुल भी आपके 4 मार्क्स, अगर आपने 50 कर लिए तो 4 मार्क्स आपको इजीली मिल जाएंगे फ्री के, ठीक है। चलिए तो उस वीडियो को आप वेट कीजिए, मैं आपको तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि जैसे ही वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, बेल आइकॉन पर भी प्रेस कीजिए और जैसे ही वीडियो आए तो उसको वॉच कर लेना, ठीक है। और 50 के 50 एग्जाम में उनमें से ही आएगा, निश्चिंत रहिए। देखिए एज इट इज छापता हूँ मैं, हर पेपर को मैंने किस प्रकार से लीक कर दिया है आपको सबको पता ही होगा, कैसे मैथ्स का फाड़ दिया पेपर हमने, कैसे संस्कृत और जो हिंदी है उसके पेपर को भी हमने फोड़ दिया है, ठीक है। तो इस प्रकार से इंग्लिश को भी हम फोड़ेंगे साथ में मिलकर, ठीक है। इस प्रकार से मैं मेहनत करता रहूँगा। अगर आपका प्यार और सपोर्ट, देखिए मोटिवेशन क्या देता है मुझे मोटिवेशन मिलता है जब आपके कमेंट्स आते हैं कि सर थैंक यू सर, ऐसे वैसे कमेंट्स आते हैं। बच्चे जब कॉल करते हैं कि सर एज इट इज़ 50 80/80 आए हैं, एज इट इज़ 75/75 आए हैं, ठीक है। 12th वालों का 80 का पेपर होता है, 10th वालों का 75 का पेपर होता है। तो बच्चे लगातार एग्जाम सेंटर से जैसे ही निकलते हैं 12 बजे मेरे पास फ़ोन आ जाता है कि सर 3 वीडियो में खेल खल्लास कर दिया आपने, ठीक है। तो यही मुझे मेहनत करने पर मजबूर कर देता है एक प्रकार से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। व्हाट फूड डिड द सेगल्स मदर गेट फॉर इट। तो देखिए उसकी माँ उसके लिए क्या लाई थी, आपको सबको पता है, फिश लाई थी, ठीक है। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अन्नी फ्रैंक कॉल्ड हर डायरी। देखिए आपने चैप्टर पढ़ा होगा, उसने डायरी को क्या कहा था, किट्टी। किट्टी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अन्नी जो फ्रैंक है उसने अपनी डायरी का क्या नाम रख दिया था, किट्टी, ठीक है। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए जो आपकी बुक है फर्स्ट फ्लाइट, उसमें से ये एक्सट्रैक्ट आता है, मैंने बताया है बार बार आपको कि 5 का पैसे जाता है, फिर अगेन 5 का अनसीन पैसे जाता है, फिर 4 मार्क्स का पैसे जाता है नॉट मेकिंग समरी का, फिर 3 मार्क्स का पैसे जाता है एक्सट्रैक्ट में से यानी कि फुटप्रिंट जो आपकी ये सॉरी फर्स्ट फ्लाइट है उसमें से, एंड अगेन 3 मार्क्स का पैसे जाता है पोएम में से। यानी कि इतने तो आपके पैसे जो हो गए 10 4 14 और 14 और 6 20 मार्क्स के तो आपके पैसेज ही आएंगे, तो जिनको आप इजीली कर पाएंगे यार, ठीक है। ऐसे लाइन टू लाइन मिलेंगे, बिल्कुल ही आपको टेंशन नहीं लेना है। एक जो बात मैं बता देता हूँ कि आप कंप्लीट जो आपके राइटर है उनके नाम याद कर लीजिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है क्योंकि एक क्वेश्चन इसमें से पूछा जाता है राइटर और ऑथर का कि कौन से चैप्टर से ली गई है और कौन इसके ऑथर है, किसने ये लिखी है। तो आप बिल्कुल सारे ही एक बार देख के उनका रिवाइज कर लें और कंप्लीट उनको याद कर लें। चलिए
ये है राइटिंग इन अ डायरी। तो देखिए डायरी वाला है, अन्नी फ्रैंक वाला ये चैप्टर है, आपने पढ़ा होगा डायरी जो लिखी है। तो देखिए पहला क्वेश्चन देखिए पार्ट से ही पूछ लिया है कि फ्रॉम विच लेसन हैज़ बीन दिस टेक्स्ट बीन टेकन। तो कौन से लिया गया है, डायरी के बारे में बताया गया है, फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक, ये इस चैप्टर से लिया है। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होने वाला है। ये देखिए इस वाले क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूँ, ये क्वेश्चन पूछा जाता है हर बार कि किस ये कौन सा इसका ऑथर है। तो देखिए ये तो स्पष्ट बात हो गई कि यहाँ पे किस पार्ट से लिया गया है, ये फ्रॉम द डायरी ऑफ अन्नी फ्रैंक। तो किसने लिखा था, ये अन्नी फ्रैंक ने लिखा था, तो बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड एनी फ्रैंक टू डू टू टेक थिंग्स ऑफ हर चेस्ट। तो देखिए क्या किया था उसने, वो बहुत ज़्यादा सोया था। शी वुड स्लीप अ लॉट, उसको बहुत ज़्यादा सोना पड़ा। ठीक है, शी वुड स्लीप अ लॉट, यानी कि ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल आप टेंशन मत लीजिए, बिल्कुल इजी पेपर आएगा आपका। ठीक है, इसी प्रकार से पूछे जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिसन द ग्लास इज ब्रेकिंग, द ट्रीज आर स्टम्बलिंग फॉरवर्ड इनटू द नाइट, वाइंड्स रश टू मीट देम, द मून इज ब्रोकिंग लाइक अ मिरर, इट्स पीसेस फ्लैश नाउ इन द क्राउन ऑफ द लेटेस्ट क्लॉक। ठीक है, आपकी ये जो पोयम है ओक ट्री के बारे में, टॉल ओक ट्री जो होता है, ठीक है, ये वाला जो पेड़ होता है इसके बारे में बताया गया है कंप्लीट। तो आपने कविता पढ़ी होगी बिल्कुल। ठीक है, चलिए फ्रॉम विच पोयम हैव द अबव लाइन्स आर टेकन। तो देखिए द ट्रीज वाले चैप्टर से ली गई है, ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, द फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन द लाइन द मून इज ब्रोक लाइक अ मिरर। तो किसके लिए, सिमिली। ठीक है, बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसके लिए यहाँ पे यूज किया गया है। द अपोजिट वर्ड ऑफ फॉरवर्ड। तो फॉरवर्ड का मतलब आपको सबको पता है कि फॉरवर्ड का मतलब क्या होता है, आगे। तो इसका अपोजिट आपको करना है, तो अपोजिट क्या हो जाएगा, देखिए फॉरवर्ड का फॉरवर्ड ये वाला तो होगा नहीं, अपवर्ड यानी कि ऊपर की ओर होगा नहीं, ऑनवर्ड ये भी नहीं होगा आगे की ओर, बैकवर्ड इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा, सी ऑप्शन बैकवर्ड यानी कि होता है पीछे की ओर। ठीक है, तो आगे का अपोजिट क्या हो जाएगा, पीछे, तो बैकवर्ड सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए एनी 6 जो क्वेश्चन करने रहते हैं आपको, हर क्वेश्चन 2-2 मार्क्स के होते हैं, 6 × 2 यानी कि 12 मार्क्स के यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे, जो फर्स्ट फ्लाइट है आपकी उसमें से करने रहते हैं आपको। तो देखिए जहाँ पे जो ये क्वेश्चन दे रखे हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको सबको ये याद करना है। व्हाट डिड द पोस्ट मास्टर सेंड द मनी टू लेंचो, व्हाट डिड करेज मीन टू मंडेला, हाउ डिड मिस्टर किजिंग, ये वाले सारे आपको याद करना है, बिल्कुल सारे के सारे इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। चलिए एनी 2 यहाँ पे आपको करने रहते हैं, ये जो आपकी बुक है वहाँ से ये पूछे जाते हैं। ये देखिए पोइट वाली, यानी कि जो फर्स्ट फ्लाइट है उसमें पोएम वाले जो चैप्टर है उसमें से ये पूछे जाते हैं, यानी कि 2-2 नंबर के 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बिल्कुल इजीली आप इनको कर पाएंगे। ये जो आपकी नेक्स्ट बुक है जो फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, उसमें से पूछे जाते हैं अगेन 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिनमें से आपको 2 करने रहते हैं, 2-2 मार्क्स के होते हैं, 4 नंबर के ये पूछे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है 3 मार्क्स के ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन आता है आपका पोएम में से, एक क्वेश्चन आता है आपका फुटप्रिंट वाली में से, एक क्वेश्चन आता है आपका ये जो फर्स्ट फ्लाइट है उसमें से। ठीक है, तो 3-3 मार्क्स के लॉन्ग टाइप क्वेश्चन होते हैं, तो इनको भी आप जरूर भी मिस मत कीजिए। ठीक है, तो बिल्कुल आप इजीली इनको कर पाएंगे। व्हाट इज द थीम ऑफ अ पोएम आ टाइगर इन द जू, तो बिल्कुल आप उसका सेंट्रल आइडिया याद करके कर सकते हैं। ठीक है, रॉबर्ट फॉस्ट ने जो पोएम लिखी है उसके बारे में कर सकते हैं आप। ठीक है, ये वाले जो क्वेश्चन है सारे आपको कंप्लीट करके रखने हैं तैयार। ठीक है, मोस्ट IMP क्वेश्चन है सारे, और बिल्कुल ये परीक्षा में इनमें से ही आएंगे। चलिए, तो इस प्रकार से मैंने इंग्लिश 10th क्लास MP बोर्ड के लिए कंप्लीट इस पेपर का सॉल्यूशन बता दिया है। आप इसको कंप्लीट तैयार करके रखिए, क्योंकि एग्ज़ाम में बहुत ही एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसी टाइप से आपका पेपर आएगा। तो मैंने आपको कंप्लीट इसका सॉल्यूशन बता दिया है। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि 1-2 वीडियोस और आएंगे कंप्लीट। अगर आपने 3 से 4 वीडियो आपको कर लिए, क्योंकि अभी आपके पास सफिशिएंट टाइम भी है, 19 तारीख को आपका पेपर है, आज कितनी 14 तारीख हुई है, तो 4-5 दिन आपके पास बचे हैं शेष। तो बिल्कुल आप अभी तक आप रिवाइज कीजिए जितना आपने पढ़ा है, और वीडियोस को देखते रहें। तो अगर आपने 3 से 4 वीडियो में कराऊंगा, अगर उन सबको कर लिया तो आपको बिल्कुल 75/75 लाने से कोई भी नहीं रोक सकता। ठीक है, तो इसी प्रकार से मेहनत करते रहिए। सेक्शन C का वीडियो मैं ऑलरेडी डाल चुका हूँ, कमेंट सेक्शन में उसकी लिंक पिन कर दूंगा। अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आया तो बता देना, एक और वीडियो में इसका स्पेशल बना दूंगा। और ठीक है, तो इसी प्रकार से मेहनत करते रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।